91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है और इसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं। इस रेडियो में जहां हम समुदाय से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए कार्यक्रम लेकर के आते रहते हैं, तो वहीं कुछ कार्यक्रम हम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी लेकर आते रहते हैं और कुछ कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जो समुदाय और समाज और साथ ही विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी ज़रूरी होते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम की एक सीरीज़ है साइबर सक्षम, और इस सीरीज़ के साथ हम एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हैं। और आज एक बार फिर से हमारे मेहमान हैं युगल पाठक, जो कि साइबर क्राइम एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट हैं। तो युगल पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद जी। तो आज हम जो बात करेंगे युगल पाठक से, उसका जो विषय है वो रहेगा फाइनेंशियल फ्रॉड। तो फाइनेंशियल फ्रॉड क्या है और कितने टाइप से फाइनेंशियल फ्रॉड होता है और इससे आपने कैसे बचना है। अगर आप इस सब जानकारी को जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस कार्यक्रम के साथ। तो युगल पाठक, जैसे कई बार हमने ये जो शब्द सुना है फाइनेंशियल फ्रॉड, तो ये क्या है और इसके प्रकार क्या क्या होते हैं? देखिए, आम तौर पर अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल फ्रॉड आप वित्तीय धोखाधड़ी को कह सकते हैं। वित्तीय धोखाधड़ी मतलब कोई भी ऐसा क्राइम जिसमें कहीं भी पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो या फिर कहीं भी पैसा जुड़ा हुआ हो। वो पैसा चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, पर उसे फाइनेंशियल फ्रॉड माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बैंक अकाउंट खोला, उसमें नेट बैंकिंग के थ्रू आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई जिसमें आपके कुछ रुपए चोर ने ले लिए या फिर किसी फ्रॉड ने ले लिए। या फिर मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया, उस ऑनलाइन ऑर्डर का आपने ऑनलाइन पेमेंट किया परंतु आपके पास ऑर्डर नहीं आया है, आपको बेवकूफ़ बना दिया गया है, तो यह भी एक तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड बोला जाएगा। तो फाइनेंशियल फ्रॉड की अगर हम, जैसा कि आपने कैटेगरी के बारे में पूछा, अगर हम उसके अलग अलग प्रकार की बात करें तो यूपीआई के ज़रिए, बैंक कार्ड के ज़रिए, आपके एटीएम मशीन से विड्रॉल के ज़रिए या फिर आपके नेट बैंकिंग के ज़रिए, इन सभी तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी आ रही है, तो ये भी एक नया माध्यम है जिसके थ्रू फाइनेंशियल फ्रॉड लोगों के साथ हो सकते हैं। तो जैसे आपने ये तो बता दिया कि किस तरीके से, किन किन तरीक़ों से फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो अगर इनके बारे में कुछ हद तक विस्तार से अगर जानकारी की बात की जाए, तो क्या कुछ ये हैं और इनका मीनिंग अगर हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए थोड़ा आसानी से अगर बताई जा सके, तो वो किस तरीके से एक्सप्लेन की जा सकती है? देखिए, यूपीआई बेस फाइनेंशियल फ्रॉड्स आपके वो होते हैं। यूपीआई का बेसिक मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक सिस्टम लॉन्च किया था, भीम। उसका मकसद यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस को ही बढ़ावा देना था। यूपीआई का सीधा सा अर्थ यह है कि आपको बिना अपने नेट बैंकिंग या फिर अपने कार्ड की जानकारी के आप अपने आधार नंबर से जुड़े हुए अकाउंट से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए। जैसा कि यूपीआई में आपका होता है, आप अपने बैंक अकाउंट की एक यूपीआई आईडी बनाते हैं जिसका आप एक 6 अंकों का या 8 अंकों का पिन सेट करते हैं। उस पिन के ज़रिए आप किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगर बात करें यूपीआई बेस्ड फ्रॉड की, तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा होते हैं। इसका कारण ये है, यूपीआई में ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको किसी भी ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड, जो यूजुअली हमारे बैंक ट्रांजैक्शन या फिर हमारे कार्ड के ट्रांजैक्शन में आता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए जैसे आपका मेरे पास यूपीआई आईडी आई, मैंने उसको अपने पेटीएम, गूगल पे या किसी भी अकाउंट में खोल लिया और खोलने के बाद मैं उसका 6 डिजिट का पिन जो मैं चाहता हूँ वो सेट कर देता हूँ। वो पिन सेट करने के बाद जब भी मुझे आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन करना होगा, मैं सिर्फ वो पिन डालूंगा और आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो जाएंगे, जिसकी आपको कोई जानकारी नहीं होगी। अगर आपने एसएमएस अलर्ट एक्टिवेट करवाया है तो आपके पास एसएमएस आएगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा आपके अकाउंट से पैसे कटते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी के हाथ में अपना फ़ोन देते हैं और उसके हाथ में अपनी बैंक की डिटेल्स देते हैं, तो उस इंसान को सिर्फ आपके मोबाइल नंबर का, एक बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का सिर्फ एक ओटीपी चाहिए होता है आपकी यूपीआई आईडी बनाने के लिए। और एक बार आपकी यूपीआई आईडी बन गई, उसके बाद वो उसके अपनी मनचाहे पिन से कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकता है।
जैसे अभी आपने बात की यूपीआई से किस तरह से फ्रॉड किया जा सकता है, इसके अलावा जैसे बैंक फ्रॉड का एक तरीका कार्ड से या फिर पिन से या फिर जो कार्ड से हम लोग शॉपिंग करते हैं या फिर एटीएम कार्ड जो डेबिट कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं उनसे भी फ्रॉड किया जा सकता है, तो वो कैसे किया जा सकता है और उससे किस तरह से अपना बचाव किया जाए? देखिए, अगर बात करें कार्ड की, तो हमारे पास मुख्यतः दो तरह के कार्ड होते हैं। एक होते हैं क्रेडिट कार्ड, एक होते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड वो होते हैं जिसमें हमारे अकाउंट में जो पैसा प्रेजेंट है उसको उससे हम निकाल सकते हैं, या शॉपिंग करेंगे तो हमारे अकाउंट के अंदर जो पैसा मौजूद होगा उसी का प्रयोग किया जाएगा। दूसरे तरह का कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बेसिकली वो कार्ड होता है जिसमें बैंक आपको एक लिमिट देता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया और उसमें मुझे 1 लाख की लिमिट दी, तो मैं उससे 1 लाख तक का कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूं और बाद में छोटी सी आसान किस्तों में बैंकों को वो पैसा वापस लौटा सकता हूं, 1 लाख रुपया। पर उसमें शर्त यह होती है कि आपके अकाउंट में रेगुलर इनकम आनी चाहिए। तो अब बात करें अगर डेबिट कार्ड से संबंधित फ्रॉड की, आजकल हम देखते हैं हमारे पास अलग अलग तरह के डेबिट कार्ड हैं। वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, आपका रुपए कार्ड है। और आजकल एक नई तकनीक आती है, जैसे हमारे जो कार्ड्स होते हैं वो हमारे कार्ड्स आजकल वाईफाई बेस्ड कार्ड भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको वाईफाई कार्ड के बारे में बताना चाहूँ, तो आप कभी देखेंगे आपके कार्ड पे एक छोटा सा सिम की जैसा निशान बना होता है और उसके ऊपर वाईफाई का निशान होता है। 3 या 4 लाइनें होती हैं हॉरिजॉन्टल। वो एक्चुअली वाईफाई बेस्ड कार्ड है। उस पे क्या होता है कि अगर आप उस कार्ड को किसी भी पीओएस मशीन जो हमारे आपके मॉल्स में होती हैं, जिनके थ्रू कार्ड को स्वाइप करके पैसा निकाला जाता है, उन पीओएस मशीन के ऊपर अगर उस कार्ड को रखेंगे तो ऑटोमेटिकली मशीन वो उस कार्ड की डिटेल को रीड कर सकती है और रीड करके आप उसमें अपना पिन डालेंगे तो आपका पैसा निकल सकता है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि वाईफाई कार्ड्स में अगर मान लीजिए कार्ड आपकी जेब में पड़ा है और कोई पीओएस मशीन आपके बगल से लेकर के जाता है, तो वो भी आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। इसलिए वाईफाई कार्ड्स में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने फ़ोन का जो बैंकिंग ऐप है उसको डाउनलोड करें। उसमें कार्ड्स के कंट्रोल होते हैं जिसके थ्रू आप वाईफाई के फीचर को बंद या ऑन कर सकते हैं। दूसरे तरह का डेबिट कार्ड का फ्रॉड अगर देखें तो हम आमतौर पर देखते हैं, कई जगह सुनने में आता है एटीएम के अंदर कार्ड क्लोनिंग की मशीन लगी होती है या फिर कार्ड की डिटेल क्लोन करने के लिए स्किमर्स लगे होते हैं, जिसके थ्रू फ्रॉड क्या करते हैं, आपके कार्ड की जो भी डिटेल्स होंगी वो कॉपी होकर के उस एटीएम मशीन में ही रह जाएंगी। नॉर्मली एटीएम में क्या होता है, आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके बाद आपके कार्ड की डिटेल सेव नहीं होती हैं, परंतु स्किमर अगर उसके अंदर लगा होगा तो स्किमर नाम के डिवाइस के अंदर जितने भी कार्ड उस एटीएम में लगेंगे दिन भर, उनकी सारी डिटेल सेव होती रहेंगी और वो डिटेल्स हो सकता है हैकर के पास पहुंच रही हों। हैकर उन कार्ड की डिटेल से आपका ओरिजिनल कार्ड नंबर और पिन जान लेता है और आपके कार्ड से ट्रांजैक्शन करेगा। आपको फ़ोन में मैसेज आएगा कि मेरे कार्ड से ट्रांजैक्शन कैसे हो गया, मैंने तो कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं। और अगर मान लीजिए उसमें ओटीपी का फीचर नहीं होगा तो इसलिए आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। अगर आपने ओटीपी का फीचर एक्टिवेट किया होगा तो नहीं कटेगा। अगला इसमें तरीका आता है जिसमें आपका कार्ड क्लोन कर लिया जाता है, आपके एटीएम कार्ड को क्लोन करके उसका प्रयोग किया जा रहा है। वो भी कई तरह के हैकर्स करते हैं। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड पे। क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड में यह है कि कई बार हमने देखा है ऐसी भी कुछ कंपनियां हैं जो आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं आपके ना चाहते हुए भी। बैंकों में आपने देखा होगा यूजुअली क्रेडिट कार्ड इशू करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है। जैसे एसबीआई है, जगह जगह हम देखते हैं मेट्रो स्टेशनों में, बस अड्डे पे एसबीआई के जगह जगह काउंटर लगे होते हैं जिस पे लिखा रहता है आसान किस्तों वाला क्रेडिट कार्ड पाइए। आप अनजाने में उस क्रेडिट कार्ड को ले तो लेते हैं, आपके उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल मान लीजिए किसी के भी पास गई, आपने किसी दोस्त को क्रेडिट कार्ड दे दिया कि मुझे तो ज़रूरत नहीं होती है, तुम इस्तेमाल कर लो। और उस क्रेडिट कार्ड से मान लीजिए अगर किसी ने क्रेडिट में कुछ भी शॉपिंग कर ली, वो क्रेडिट एक तरह से लोन की तरह आपके अकाउंट पे आ जाता है और आपको उसका फिर किस्तों में पेमेंट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है क्रेडिट कार्ड के साथ, जैसे डेबिट कार्ड का स्टेटमेंट आपके पास हमेशा आता है, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट तुरंत नहीं मिल पाता है, तो आप फ्रॉड को तुरंत नहीं रोक पाएंगे। क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आपको महीने के अंत में मिलेगा जितना आपने खर्चा किया है। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस को ट्रेस कर पाना पुलिस के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्रेडिट कार्ड तभी लें जब आपको आवश्यकता हो, नहीं आवश्यकता हो तो अन्यथा क्रेडिट कार्ड ना लें, उन्हें बैंक को सरेंडर कर दें। तो जैसे आपने ये बात की कि किस तरीके से जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स के जो पिन्स हैं, और चाहे वो एटीएम कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो,
उनसे किस तरह से फ्रॉड किया जा सकता है। एक टर्म आता है AEPS। तो ये AEPS क्या है और इस तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं वो कैसे होते हैं और इनसे किन सावधानियों के ज़रिए हम अपना बचाव कर सकते हैं। बहुत कम लोग AEPS के बारे में जानते हैं। AEPS बेसिकली आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, जिसमें आप आधार के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं या फिर अपना पैसा निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा सरकार की एक स्कीम लॉन्च हुई है जिसमें कम्युनिटी सर्विस सेंटर या जो कम्युनिटी किसोक्स बने हैं सरकार के, वहाँ कोई भी ग्रामीण रोज़गारकर्ता जो हैं या फिर काश्तकार हैं या फिर आपके जो किसान हैं जिनको बैंकिंग की नॉलेज नहीं है, वो जा सकते हैं। वहाँ पे वो अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे, अंगूठा लगाएंगे जो उनके आधार में रजिस्टर्ड है, और वहाँ किसोक वाला उनके अकाउंट से पैसे लेकर के उन्हें कैश में पैसे दे देता है। ये भारत सरकार की नई स्कीम लॉन्च हुई थी जिससे जो गरीब किसान हैं, अनपढ़ किसान हैं, वो अपना पैसा निकाल पाए, जिनको कार्ड इस्तेमाल करना नहीं आता है, जिनके घर में कोई परिजन नहीं है, वो इसका प्रयोग कर पाएँ। परंतु इसके ज़रिए भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होने लगे, क्योंकि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में सिर्फ आपका फिंगरप्रिंट चाहिए होता है पेमेंट के लिए। आप कहीं जा रहे हैं, आपने अपना फिंगरप्रिंट मान लीजिए किसी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होल्डर जो सर्विस होल्डर किसोक है वहाँ दे दिया, उसने आपको उस समय तो पैसा दे दिया, मगर आजकल ये होता है कि पतली सी सिलिकॉन की परतों में आपके फिंगरप्रिंट को वो लोग क्लोन भी कर सकते हैं, और क्लोन करने के बाद आपके उस फिंगरप्रिंट से वो मनचाहा जितना भी पैसा है बाद में निकालते रहेंगे। आपको मैसेज आएगा मेरा पैसा निकल रहा है, आपको समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि आपको तो पता है कि सिर्फ मेरे अंगूठे के निशान से पैसा निकल सकता है, तो कैसे पैसा निकल रहा है, कोई और माध्यम है नहीं। पर उन्होंने आपके अंगूठे के निशान को क्लोन कर लिया है और क्लोन करके उसके ज़रिए पैसा निकलता रहता है। यह भी पुलिस के लिए सबसे बड़ी गुत्थी बनी रहती है, सबसे बड़ा एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ी सस्पेंस है कि कैसे वो लोग इसको क्लोन कर पाते हैं, और उन पे एक्शन लेना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई बार ऐसे जो किसोक से वो खुलते बंद होते रहते हैं या फिर इनका रजिस्ट्रेशन भी नियमित नहीं होता है। ऑल तो सरकार ने इसके लिए पूरे नियम बनाए हैं, परंतु गांव में इन चीज़ों को कम ही ध्यान दिया जाता है। इसलिए यह भी इसके लिए एक सावधानी मैं बताऊंगा कि अपने आधार के बायोमेट्रिक्स को लॉक करें। ये कैसे करना है वो मैं आपको अभी बातचीत के अंत में बताऊंगा, पर आप अपने बायोमेट्रिक्स को आधार के ज़रूर लॉक करें। जैसे अभी हमने बात की AEPS की, यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की, और अब हम बात करेंगे एक बार जैसे कई बार फ्रॉड्स के ज़रिए लोन भी कई लोग हासिल कर लेते हैं, या फिर जैसे किसी व्यक्ति ने लोन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो उस व्यक्ति के नाम से लोन कहीं चल रहा होता है, तो ये सब कैसे किया जाता है और इससे अपना बचाव कैसे किया जाए। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे पास। लगभग पुलिस में अगर आप देखेंगे तो कई केस ऐसे आते हैं जिसमें लोगों के नाम पे लोन सैंक्शन हो जाते हैं, वो लोन उनके नाम पे किस्तें भी कटनी शुरू हो जाती हैं, उनको पता भी नहीं होता है। लोग सोचते हैं हमारे अकाउंट से महीने में इतना पैसा क्यों कट रहा है, बाद में पता चलता है उनके नाम पे 6 लाख 10 लाख 15 लाख बड़े बड़े लोन सैंक्शन है जो उनने लिए भी नहीं। और सबसे बड़ी इसमें रहस्यमयी बात यह होती है कि लोन लेने के लिए बैंकों को आदमी के सिग्नेचर चाहिए, आदमी के अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए, परंतु ये फ्रॉड क्या करते हैं, आदमी के फर्जी सिग्नेचर, फर्जी डॉक्यूमेंट सब कुछ पहले से अरेंज करके इस तरह से लोन लेते हैं कि बैंक वालों को भी लगता है कि ओरिजिनल इंसान ही लोन ले रहा है, और जबकि उस इंसान ने लोन नहीं लिया होता है। और लोन वो सैंक्शन भी हो जाता है, वो पैसा वो अपने अकाउंट में फ्रॉड ट्रांसफ़र भी कर लेता है, उसको यूज़ भी कर लेता है और बाद में भुगतना पड़ता है विक्टिम को। इसके लिए आपको सुझाव ये देना चाहूँगा कि आप अपने कभी भी अकाउंट का क्रेडिट स्कोर चेक करते रहें। क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको चेक करते रहनी चाहिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते रहें। अगर आप लोन वगैरह लेते हैं तो आप अपना सिबिल स्कोर जरूर चेक करें। सिबिल एक बॉडी है जो आपके लोन और आपके जो भुगतान है इसके पूरे डाटा को रखता है, और सिबिल स्कोर के बेस पे ही सरकार आपको लोन देना है नहीं देना है ये निर्धारित करती है। अगर आप अपना सिबिल स्कोर रेगुलरली चेक करते रहेंगे तो मान लीजिए अगर आपके नाम पे कोई लोन लिया गया है और उसका रीपेमेंट नहीं हो रहा है तो आपका सिबिल स्कोर गिरता जाएगा, और उसमें नोटिस भी आते हैं सिबिल के डैशबोर्ड में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम पे कोई लोन लिया गया है जो आपने नहीं लिया है और आपका सिबिल स्कोर गिर रहा है। अन्यथा अगर आप इस पर तुरंत ध्यान नहीं देंगे तो बाद में हो सकता है आपका सिबिल स्कोर गिर के इतना हो जाए कि आपको रियल में अगर कभी लोन लेना हो तो आप लोन के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। दूसरा लोन संबंधी एक फ्रॉड आता है जिसमें कई बार लोगों को लुभावने व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। 1 लाख का लोन बिना किसी कागज के, बिना किसी वेरिफिकेशन के।
कुछ नहीं करना होता है। वो बोलेंगे आप सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी कैंसिल्ड चेक या पासबुक का फर्स्ट पेज, उसके अलावा अपनी एक फ़ोटोग्राफ भेजें, अपनी एक वीडियो बना करके भेज दें, और कुछ और भी दस्तावेज जो हैं वो सब उनको भेज दें। इसके साथ ही वो आपसे आपके बैंक की डिटेल्स भी मांग लेंगे और आपसे बोलेंगे कि आप 1500 या 1000 रुपये कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस दे दीजिए, जिसके बाद ये पैसा आपके अकाउंट में तुरंत 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। आप वो 1500 या 1000 रुपये दे देंगे। उसके थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि लोन आपका होल्ड हो गया है। होल्ड होने की वजह से इसमें अब आपको थोड़ा होल्डिंग फ़ीस देनी पड़ेगी, जो कि होगी 3000 या 4000। आपने 3000 या 4000 दे दिए। उसके बाद वो बोलेगा आपका लोन प्रोसेस हो चुका है, परंतु आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफरिंग फ़ीस चाहिए। तो वो ट्रांसफरिंग फ़ीस भी आपसे 10 या 12,000 रुपये मांगेगा। अब इंसान ये सोचता है कि मेरे 3 या 4,000 या 5,000 तो जा चुके हैं, इनको वापस पाने के चक्कर में वो 12,000 और दे देता है। पर एक्चुअल में वो कोई लोन देने वाला नहीं है, वो एक फ्रॉड है। वो फ्रॉड आपको भरोसे में लेने के लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोन नंबर, तथाकथित आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोन नंबर आपको भेजेगा। बोलेगा मैं इस बैंक का कर्मचारी हूँ, ये मेरी आईडी है, जबकि वो सब कुछ फर्जी होता है। जो आधार कार्ड, पैन कार्ड उसने आपसे लिया है, उस आधार कार्ड, पैन कार्ड को वो अगले कस्टमर को भेजता है और अगला कस्टमर आपको बैंक का अधिकारी समझेगा। तो इस केस में अगर लोग यूजुअली आकर के बोलते हैं पुलिस को कि ये इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड है, इसको पकड़ लीजिए, अगर इस तरह से पुलिस लोग को अरेस्ट करने लग जाए तो आधे से ज़्यादा लोग जेल में मिलेंगे। इसलिए कभी भी अगर ऐसा आपके साथ होता है तो वो आपसे जब फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं वो हमसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप इनसे बात कर लीजिए, इनकी लोकेशन ट्रैक कर लीजिए, सब कुछ फर्जी होता है। मैं बता दूं, सब कुछ फर्जी होता है। ना आपको पैसा मिलेगा, आपकी आईडी भी उनने ले ली, आपके अकाउंट की डिटेल भी ले ली, आपके अकाउंट से पैसा भी निकाल सकते हैं, और आपकी आइडेंटिटी का कल को मिसयूज़ भी हो जाएगा। उसके ज़रिए सिम जारी हो जाएंगे, उसके ज़रिए बैंक अकाउंट खुल जाएंगे, जिसमें कल को फ्रॉड का पैसा जमा होगा। और आपको मान लीजिए कभी हो सकता है अदालत से नोटिस आए कि आपने इतने लाख का किसी के साथ फ्रॉड किया है या आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, और आप कोर्ट में हाजिर हुई है। इंसान को पता भी नहीं होता है कि मेरे नाम पे अकाउंट भी खुल चुका है और उसमें 10-10, 15-15 लाख के ट्रांजैक्शन भी हो रहे हैं। परंतु कानून कागज़ का भूखा होता है, कानून के पास कागज़ है, तो आपको फिर उस कानूनी प्रक्रिया से गुजर करके खुद को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। इसलिए लोन का चक्कर बहुत खतरनाक चक्कर होता है, इसके चक्कर में कभी ना पड़ें। आसान लोन भी चाहिए तो बैंक में जाइए, सरकार की कई स्कीमें हैं, आप वहाँ जाइए, उसके बारे में जानकारी हासिल करें। मुफ्त में कोई भी लोन नहीं देता है, ये सिर्फ लुभावने ऑफर होते हैं आपको फंसाने के लिए। जी, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोन लेना चाहें तो आप सीधे बैंक से संपर्क करें और बैंक की योजनाओं से आप लोन ले सकते बैंक से भी ऑनलाइन संपर्क ना करें, ऑफलाइन संपर्क करें। यानी कि आप बैंक ब्रांच में जाकर के, जो आपकी ब्रांच है, आप वहाँ जाकर के संपर्क करें। क्योंकि आजकल ये भी होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड का एक और तरीका बताता हूँ। आपने कोई फ्लिपकार्ट का ऑर्डर किया या अमेज़ॉन का ऑर्डर किया, आपका ऑर्डर गलत आ गया, आपने गूगल से नंबर सर्च किया फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन का, उस नंबर को डायल किया, डायल करते ही तुरंत एक बंदा कॉल उठाएगा, बोलेगा आप अपनी अकाउंट की ये डिटेल्स दीजिए, आपके अकाउंट में पैसा वापस डालता हूँ। आपको ये बता दूँ, किसी को अगर आपके अकाउंट में पैसा डालना है, उसको आपका पिन, आपके कार्ड नंबर या आपके किसी भी डिटेल की आवश्यकता नहीं होती है। आप सिर्फ, अगर कोई आपसे बोले कि मुझे आपके अकाउंट में पैसा डालना है, उसको बोलिए सिर्फ मेरा अकाउंट नंबर लो, मेरा IFSC कोड लो और ट्रांसफ़र मार दो, आपको मेरे पिन या मेरे किसी भी निजी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई भी कहता है, तुरंत कॉल काटें, क्योंकि वो एक फ्रॉड है जो आपसे आपके अकाउंट की डिटेल लेना चाह रहा है। इस तरह से वो आपकी डिटेल हासिल करते हैं और कुछ देर बाद आपके अकाउंट से 800, 1000 या 10,000 रुपये गायब हो जाएंगे। और बाद में लोग बोलते हैं कि हमने तो फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात की थी, बट वो फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर वाला नहीं था। फ्रॉडों ने आजकल गूगल में भी नकली नंबर डाले हैं, इसलिए आप गूगल पे कोई नंबर, बैंक का नंबर या किसी भी वेबसाइट का नंबर सर्च ना करें। नंबर सर्च करना है तो तब भी आप फिजिकली जाएं, वहाँ सर्च कर लें, या फिर बैंक की जो वेबसाइट, रजिस्टर्ड वेबसाइट है जहाँ पे बैंक का लोगो हो, वहीं पे जा करके चेक करें। तो युगल पाठक, आज के एपिसोड में हमने बात की डायरेक्ट फाइनेंशियल फ्रॉड्स पर, इनके जो टाइप्स होते हैं उन पर बात हमने की, और कैसे इनसे अपना बचाव करना है इस बारे में हमने बात की। अब हम इस बातचीत को अगले एपिसोड के लिए भी जारी रखेंगे और तब हम बात करेंगे एजेंडा बेस्ड फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में। तो दोस्तों, अभी आपने जाना कि किस तरह से इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स को अंजाम दिया जाता है, और अगर आपने अपना बचाव करना है तो कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो युगल पाठक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे दोस्तों से ये सारी बातें साझा करने के लिए। और इसके अलावा आज के एपिसोड में चलते चलते अगर हमारे दोस्तों से आप कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। देखिए, दो चीज़ें कहना चाहूँगा
पहला तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आधार बेस बायोमेट्रिक लॉक करने का, अपने eKYC या फिर आधार जो वेबसाइट है uidi.gov.in उस पर जाएं। उस पर जा करके अपने आधार नंबर और वन टाइम पासवर्ड से लॉगिन करें। वहाँ पे बायोमेट्रिक लॉक करने का ऑप्शन आता है जिस पे आप अपने बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं। मतलब आपके फिंगरप्रिंट या आपके आंखों के आइरिस की पहचान को अगर कोई चोरी भी कर लेता है तो कोई इसका मिसयूज नहीं कर पाएगा आपकी परमिशन के बिना, क्योंकि आपने लॉक कर रखे हैं। जब आपको उनका प्रयोग करना होता है आप उन्हें अनलॉक कर लें, जब आपको प्रयोग नहीं करना होता है आप उन्हें वापस लॉक कर लें। इससे आपका आधार कार्ड कल को खो भी जाए, किसी के हाथ में भी आ जाए, किसी को आपका नंबर भी पता चल जाए तो वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा आपको ये कहना चाहूँगा, फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत नाजुक प्रकार का साइबर क्राइम है जिसमें समय की बहुत कीमत होती है, पल पल एक एक सेकंड की कीमत होती है। तो कभी भी पुलिस स्टेशन जाने का या पुलिस के आपको कॉल करने का या फिर किसी के बताने का इंतज़ार ना करें। एक निःशुल्क नंबर है 1930, ध्यान से सुनिएगा 1930, तुरंत इसको डायल करें और तुरंत डायल करके अपनी पूरी समस्या बताएं। इसको डायल करते ही आपको व्हाट्सएप से एक हाई का मैसेज प्राप्त होगा एक नंबर से, उसमें एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को ही पूरा फिल करके आप भेजें तो आपको एक नंबर प्राप्त होगा जिसमें आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है, एक मैसेज में लिखा होगा। उस मैसेज के अंदर ही एक और फॉर्म आता है जो गृह मंत्रालय का एक पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जो आपके फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए स्पेशली बनाया गया है और बाकी साइबर क्राइम्स के लिए भी। उस पर आप उस फॉर्म को भरें। जितने भी आपके बैंक ट्रांजैक्शन हैं, बैंक स्टेटमेंट हैं, ये जरूर ध्यान दें कि कभी भी आप पुलिस स्टेशन भी जाते हैं तो बैंक का स्टेटमेंट जरूर लेके जाएं। पुलिस आपके स्क्रीनशॉट्स पे उतना ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो नकली बनाए जा सकते हैं। आपके बैंक की स्टेटमेंट चाहे ऑनलाइन ऐप से निकली हो, चाहे एटीएम से निकली हो या फिर बैंक ब्रांच से निकली हो, उस स्टेटमेंट को जरूर वहां पे लेकर के जाएं। आपके जो ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट हैं उनको जरूर लेकर के जाएं, उनको डिलीट ना करें। कई लोग मैंने देखा है गूगल पे से फ्रॉड होने के बाद गूगल पे अनइंस्टॉल कर देते हैं। अनइंस्टॉल ना करें। जो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं वो लेकर के ही आप पुलिस के पास जाएंगे, तब आपकी पुलिस मदद करेगी। और अगर समय नहीं है तो आप तुरंत 1930 डायल करें, जो जो उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें, या फिर cybercrime.gov.in एक नंबर, एक वेबसाइट है, इस पे भी आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। परंतु देरी ना करें। फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में अगर आपने देरी की, पैसा मिलने की संभावना कम होती जाती है। जब आप तुरंत जाते हैं तो संभावना 100% होती है, आप 24 घंटे जाएंगे तो संभावना 1% बचती है। उसके बाद लोग कहते हैं पुलिस ने कार्रवाई नहीं की या फिर बैंकों ने हमारा सहयोग नहीं किया। परंतु फ्रॉड आजकल इतने शातिर हैं, वो एक एक मिनट में आपके पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते रहते हैं और पैसा एटीएम से भी विड्रॉ हो जाता है। एक बार पैसा एटीएम से विड्रॉ हो गया या उसकी शॉपिंग हो गई, कोई भी उस पैसे को फिर वापस नहीं ला सकता है। इसलिए तुरंत कंप्लेंट करें और इस बारे में सोचें ना। तो युगल पाठक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे दोस्तों से ये सारी बातें साझा करने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में इतनी देर तक बने रहने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का साइबर सक्षम का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ, और इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आपसे इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।